studied comparative politics, and as far as this very comparative politics is concerned, इसका हमने यहाँ पे फिर evolution देखा। evolution में अभी तक सोफा हमने इसके 2 stages study कर दिए हैं, तो इसके 3 stages total में आते हैं, जिनको हमने अपने हिसाब से देखा था from the times of Aristotle till Middle Ages। मिडल एजेस में हम कभी कभार कहते हैं 17th सेंचुरी, और जो दूसरा स्टेज है दैट इज राइट आफ्टर 17th सेंचुरी टिल 19th सेंचुरी। तो इन दोनों स्टेजेस के दौरान बहुत सारे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस आ गए फ्रॉम वेरियस थिंकर्स, वेरियस ऑथर्स, वेरियस एक्सपर्ट्स। राइट देन फ्रॉम जहां तक एवोल्यूशन की बात है, in third stage we are studying and we are covering the facts from 19th century till today 19th सेंचुरी से लेके आज तक जितनी भी डेवलपमेंट्स इसमें हुए हैं वो हम इसमें थर्ड जो स्टेज है एवोल्यूशन का उसमें हम वो स्टडी करते हैं। तो जब हम पहले 2 स्टेजेस की बात करते हैं तो वहां पर धीरे धीरे जो है तब्दीली आ रही थी, और धीरे धीरे ये जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये स्प्रेड हो रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जब हम 19th सेंचुरी में जाते हैं तो 19th सेंचुरी के बाद दैट इज अराउंड जो है 2000 या 1900 के बाद जो इसमें तब्दीली आ गई, 1900 से लेके 2000 तक बहुत सारी तब्दीली आ गई। लाइक इसी दौरान वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड भी हुआ, लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी डेवलपमेंट होने लगी, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगी। रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगी। या आपको ये भी पता है कि इसी 20th सेंचुरी के दौरान जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे, इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को हम याद कैसे रखते हैं? डायरेक्टली फिलॉसफी से, PHIL। ये चारों आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ये चारों आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो जो थर्ड स्टेज है इस दौरान ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी इस्तेमाल हुए, और इसी थर्ड स्टेज के दौरान वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो सिस्टम्स थे, नेशन स्टेट्स थे, दे रियलाइज्ड दैट जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे वो वैल्यूलेस थे, वो वैल्यूलेस थे because these very traditional approaches were not able to solve the every aspect of the problem. So when an approach is always unable to solve every aspect of the problem, that means हम कह सकते हैं वो comprehensiveness वहां पे नहीं होती है, वहां पे comprehensiveness नहीं होती है, क्योंकि comprehensiveness वो होती है जहां पर आप प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट, सारे ऑप्शंस को एड्रेस करते हो। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेज है इसमें हम कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस का यूसेज हो या लेटर ऑन ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है ये रिप्लेस होते हैं, मॉडर्न अप्रोचेस से रिप्लेस होते हैं। तो ये दोनों हम इस थर्ड स्टेज के दौरान देखते हैं। इसके साथ-साथ हम यहाँ पर देखते हैं ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये यूरोप से लेके वेस्ट और वेस्ट से मोस्टली इस थर्ड स्टेज के दौरान थर्ड वर्ल्ड में भी पहुँच जाती है। थर्ड वर्ल्ड में भी आ जाती है। तो इस तीसरे स्टेज के दौरान बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन आता है, और उसमें चाहे अप्रोचेस की बात हो, किसी की बुक की बात हो, किसी के थॉट की बात हो, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात हो, बट व्हाट आर द पर्सन्स जिनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल रहा है? उनमें आता है ओग, उनमें मनरो आता है, FC स्ट्रॉन्ग आता है। इसके साथ-साथ जो कल हम बात कर रहे थे, डेविड ईस्टन की बात आती है, गैब्रियल अल्मोंड की बात आती है, गैब्रियल अल्मोंड के अलावा वहाँ पर पावेल की भी बात आती है, और पावेल के साथ-साथ वहाँ पर ल्यूकन पाई की भी बात आती है, ल्यूकन पाई, या रॉबर्ट ढल की बात आती है, या कार्ल डच की बात आती है। कार्ल डच की भी बात वहाँ पे आती है। तो ये वो थिंकर्स है जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है मोस्टली थर्ड स्टेज के दौरान,
एज फार एज इवोल्यूशन ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो ये तीसरा स्टेज जो शुरू होता है 19th सेंचुरी टिल नाउ इन द वर्ल्ड। और इसी थर्ड स्टेज के दौरान एक तो इन आथर्स के कंट्रीब्यूशन आते हैं, दूसरा हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोचेस को देखते हैं। तो रिवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आती है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सेकंड वर्ल्ड से, डेवलप्ड वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फैल जाती है। इसके साथ साथ इस थर्ड स्टेज के दौरान न्यू कॉन्सेप्ट्स भी वजूद में आते हैं। उन न्यू कॉन्सेप्ट्स में हम देखते हैं जैसे पॉलिटिकल कल्चर है, वहाँ पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ये क्लस्टर में नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सिलेबस में आता है और जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के सिलेबस में आते हैं। अदरवाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन बात यहाँ पर ये है, आप पॉलिटिकल कल्चर सुनोगे, ब्रीफली सुनोगे, नेचर या इसमें स्कोप में, सोशलाइजेशन सुनोगे स्कोप में, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन एज वेल एज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये चीजें आप स्कोप में तो सुनोगे, लेकिन डिटेल्स के साथ नहीं सुनोगे। और अगर किसी करिकुलम में रखे गए हैं तो कश्मीर यूनिवर्सिटी बेस्ड एंड जम्मू यूनिवर्सिटी बेस्ड जो करिकुलम है उन कॉलेजेस के लिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो जब हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इसी थर्ड स्टेज के दौरान वजूद में आ गया, तो वो न्यू कॉन्सेप्ट्स यही है, न्यू कॉन्सेप्ट्स यही है। तो इसके साथ साथ सीधी सी बात है, जब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वेस्ट से फैली थर्ड वर्ल्ड की ओर, थर्ड वर्ल्ड की ओर, दैट मीन्स ये जो कंपैरेटिव स्टडी है इसकी क्या बढ़ गई, इसकी जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ गई, इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ है वो बढ़ गई, इसका स्कूप या इसका जो एरिया है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, जब ये वन पार्ट ऑफ द ग्लोब से अनदर पार्ट में फैल गई। तो इसके साथ साथ जब हम इस थर्ड स्टेज को देखते हैं तो यहाँ पर थिंकर्स का जो कंट्रीब्यूशन आता है, अगर ये वेस्ट से स्टार्ट हुई, यूरोप से स्टार्ट हुई, वेस्ट में चलेगी, तो वेस्ट में इस थर्ड स्टेज के दौरान वेस्ट में माना गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। तो वेस्ट में माना गया इसको एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड है वहां पर इसको ऑटोनॉमस तो नहीं माना गया, लेकिन इनिशियली इसको माना गया चैलेंजिंग। इनिशियली इसको माना गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एज अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज अ चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब जब हम वर्ल्ड सिस्टम्स को देखते हैं तो 193 स्टेट्स राइट नाउ आते हैं जो यूएन के मेंबर्स है। तो जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इस वक्त देखते हो, फर्स्ट स्टेज के दौरान ये कितनी लिमिटेड थी, सेकंड स्टेज के दौरान ये थोड़ा बढ़ गई, और थर्ड स्टेज 19th सेंचुरी से लेके टिल नाउ ये कितनी बढ़ गई। जितनी नेशन स्टेट सिस्टम्स है उतनी डेप्थ के साथ और ब्रॉडनेस के साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट हो रही है। और जब आप के पास बहुत सारी वैरायटीज आती है, लाइक देयर आर 193 पॉलिटिकल सिस्टम्स, एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल दीज वेरी सिस्टम्स, तो आप बहुत ज्यादा ब्रॉडनेस के साथ क्या देते हो, एक वैलिड साइंटिफिक थ्योरी देते हो, साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी देने के लिए आप कंपैरिजन करते हैं दो सिस्टम्स के बीच, तीन सिस्टम्स के बीच। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में यू आर हैविंग 193 सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने ज्यादा आपके रिसोर्सेस हों उतनी ज्यादा वैलिड आपकी क्या हो सकती है, उतनी ज्यादा वैलिड आपकी थ्योरी हो सकती है। सो जितनी ज्यादा आपके रिसोर्सेस हों उतनी ज्यादा वैलिड आपकी थ्योरी हो सकती है। तो आप ये कंपैरेटिव मेथड इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि आपके पास कंपैरिजन करके ज्यादा वैलिड चीजें आए, ज्यादा वैलिड चीजें वहां पे आए। और फिर इस स्टेज के दौरान ठीक है डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स आ गया, जिसमें हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर में, जैसे आप में से कुछ को पता है, पॉलिटिकल कल्चर में हम देखते हैं अटैचमेंट, अटैचमेंट टू पॉलिटिकल सिस्टम। कौन किसके साथ अटैच है, ये वही बात है जिस तरह एक गेम में आप किसी टीम को सपोर्ट करते हो, दैट इज योर अटैचमेंट, दैट इज योर स्पोर्ट्स कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर में आपकी एफिलिएशन किस पार्टी से बनती है, किस नजरिए आइडियोलॉजी से बनती है, दैट इज वो पॉलिटिकल कल्चर। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन
क्या होती है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। पॉलिटिकल कल्चर कैसे वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होता है। एज ओल्ड पर्सन्स ऑफ द फैमिली से किड्स में आ जाता है एक फैमिली के, क्योंकि वो उन्हीं के सामने बात करते हैं, हमने उसको सपोर्ट करना है, उसको वोट देना है, तो बच्चों पे असरअंदाज वो बात करती है, तो बच्चे भी उस चीज को फॉलो करते हैं। उस चीज को हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सो पॉलिटिकल कल्चर जो है, इसको मेंटेन करने में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का रोल रहता है। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो प्राइमरी एजेंट ऑफ लर्निंग है वो फैमिली है, वो फैमिली है। तो ये माइनर कॉन्सेप्ट्स है, तो ये डेवलप होने लगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं: पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। डेवलपमेंट हम ऑल राउंड डेवलपमेंट को कहते हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा, इसमें लोगों के राइट्स की भी बात होगी, इसमें ब्यूरोक्रेसी को आप ट्रांसपेरेंट बना रहे हो, ये सारा आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात होती है। और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है। देखो, डेवलपमेंट में आप राइट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो। तो इसी तरह जो नया कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, इसमें आप डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव देखते हो। किस हिसाब से डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव देखते हो? जैसे गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स देते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन या वेलफेयर ऑफ द पीपल, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो, या एजुकेशनल सेक्टर हो, या बैंकिंग सिस्टम हो, वो आता है मॉडर्नाइजेशन में। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन में ये चीजें भी आती है कि आपको जो है वोटिंग राइट्स, मतलब दिन ब दिन आपकी जो वोटिंग एज पहले थी इंडिया में वो 21 थी, आप इसको क्यों 19 कर गए या 18 कर गए? तो 21 से 18 क्यों कर गए? ताकि आप वोटिंग रेशो बढ़ाना चाहते हो, तो मॉडर्नाइजेशन की ओर आप बढ़ रहे हो। और इस मॉडर्नाइजेशन में क्या आता है? मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के बाद एक और चीज आती है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, जिस तरह मैंने कल्चर में कल कुछ लोगों को बताया था, पॉलिटिकल कल्चर में क्या आता है, कुछ लोग जो है, कुछ सोसाइटीज, कुछ कंट्रीज फुल्ली इलेक्शंस में, पॉलिटिकल सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करती है। तो जो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करती है, वह हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल पे होती है। तो पॉलिटिकल कल्चर में वो लोग जो हाईली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। सो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर वो पॉलिटिकल कल्चर होता है जिसमें लोग फुली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज आते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की लेवल है वेस्टर्न कंट्रीज में, लोग फुली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में क्या होता है, जो लोग हैं वो कभी पार्टिसिपेट करते हैं, कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो साउथ एशिया के पॉलिटिकल कल्चर को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर वो पॉलिटिकल कल्चर होता है जिसमें लोग टू सम एक्सटेंट पार्टिसिपेट करते हैं और टू सम एक्सटेंट पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं। तो पार्टिसिपेंट वेस्ट में पूरी तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टमेटिक में आप थोड़ा करते हो पार्टिसिपेट, थोड़ा नहीं करते हो। तो सिस्टमेटिक पाए ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर जो है साउथ एशिया में पाया जाता है, जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं और नहीं भी करते हैं। अब वो लोग जो बिल्कुल भी अनअवेयर रहते हैं, अनअवेयर फ्रॉम द पॉलिटिकल हैपनिंग्स, फ्रॉम द पॉलिटिकल एरिया, फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। उनको ये परेशानी है नहीं, सिस्टम कैसा है, वो रूल कौन कर रहा है, वोटिंग राइट्स है कि नहीं, राइट्स है, ड्यूटीज है, वटेवर, वो कोई केयर नहीं करते हैं। तो वो बहुत बैकवर्ड है। उसमें अफ्रीकन लोग आते हैं, अफ्रीकन कंटिनेंट के लोग आते हैं, और उस वाले उनके पॉलिटिकल कल्चर को हम कहते हैं पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। तो इस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर। ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थर्ड स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स हुआ। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे लाइन में लिख सकते हो, दैट डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टुक प्लेस। तो फिर वेस्ट में कुछ फिलोसफर्स ने, जैसे डेविड ईस्टन या बाकी है, उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्या माना? एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन। सो जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मानते हो एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन दैट मीन्स सेपरेटली आप इस पे स्टडी करते हो, सेपरेटली आप इसको पढ़ाते हो। लाइक नाउ आप डिग्री कर रहे हो, तो आपका कोर है पॉलिटिकल साइंस। तो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स है वर्ल्ड में या वेस्ट में, वहां पर अलग से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप स्टडी कराते हो। तो कोर या डिपार्टमेंट है कंपैरेटिव स्टडीज का। तो वहां पर हम कहते हैं ये ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है, ये ऑटोनॉमस
डिसिप्लिन है। जब आप अलग से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव स्टडी करा रहे हो, इस पे अलग से डिपार्टमेंट रखा है, अलग से इस पे पेपर पढ़ा रहे हो, 6 सेमेस्टर्स में 6 पेपर दे रहे हो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, तो वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, ऑटोनॉमस डिसिप्लिन है। और ये ऑटोनॉमस माना गया है सबसे पहले कहाँ पे? वेस्टर्न वर्ल्ड में। उसके बाद इस थर्ड स्टेज के दौरान जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स जो ट्रेडिशनल अप्रोच आपने इस्तेमाल किए थे, ट्रेडिशनल अप्रोचेस आपने इस्तेमाल किए, तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो थे ये इन यूज रहे टिल 1945, यानी टिल वर्ल्ड वॉर सेकंड। और इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आते हैं PHIL, फिलॉसफी। सो फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और लीगल अप्रोच। ये वो अप्रोचेस है जो चारों आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। और इनमें से जो बॉस है इन अप्रोचेस का, वो फिलोसफिकल अप्रोच है। और फिलोसफिकल अप्रोच को हम कभी कभार कहते हैं इट इज नॉर्मेटिव अप्रोच। इट इज नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। डेट वाइज पढ़ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, कोल्ड वार, 9/11 अटैक्स, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन जो है इराकी फ्रीडम, या अरब स्प्रिंग, वो सारी जब आप 1 से लेके ना 10 तक पढ़ते हो एक ऑर्डर में, वो एक क्रोनोलॉजी में आता है। तो क्रोनोलॉजी जब आप फॉलो करते हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग हिस्टोरिकल अप्रोच। तो देखो, वर्ल्ड वार या जो है थर्ड स्टेज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, इस दौरान क्या हुआ, ट्रेडिशनल अप्रोचेस आपने इस्तेमाल किए, लेकिन आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस से नहीं होती थी। नीदर फिलोसफिकल नॉर हिस्टोरिकल नॉर इवन इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल। That is why there was a need, an urgent need to replace these very approaches. So इसीलिए traditional approaches were replaced by modern approaches. So traditional approaches were replaced by modern approaches right after World War II, that is 1945 के बाद, 1945 के बाद। और ये traditional approaches की जगह ले ली किसने? Structural functional approach, system approach, behavioral approach, या behavioral approach के बाद आ गया post behavioralism, या इसके साथ साथ हम कहते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, एटसेट्रा। ये सारे वो अप्रोचेस है जिनको हम नाम देते हैं मॉडर्न अप्रोचेस का। और इन मॉडर्न अप्रोच ने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल अप्रोचेस को, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोचेस वर अनेबल टू सॉल्व योर एवरी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। सो देयर वाज अ टाइम टू रिप्लेस देम, एंड यू रिप्लेस दोज वेरी ट्रेडिशनल अप्रोचेस विद मॉडर्न अप्रोचेस। इनमें से आपने अगर देखना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन जब आप ये पढ़ते हो तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो ये भी डेवलपमेंट हुई है इसी थर्ड स्टेज के दौरान, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थे वहां पर आप रियलिटी से दूर रहते थे, इसलिए वो नॉर्मेटिव थे। व्हाट ऑट टू बी वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल देयर। तो इसलिए आपने रिप्लेस किया उन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को मॉडर्न अप्रोचेस से। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस अगर नॉर्मेटिव थे, तो मॉडर्न अप्रोचेस जो है ये क्या है, ये एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल में क्या आता है? साइंटिफिक स्टडी। एम्पिरिकल में आता है साइंटिफिक स्टडी। और इसके साथ साथ जब साइंटिफिक स्टडी की हम बात करते हैं, वहां पर आप डेटा कलेक्ट करते हो, आप रियलिटी को पहचानते हो, तो वहां पर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हो। ये आप कंपैरेटिव के नेचर में भी देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसीलिए जो मॉडर्न अप्रोचेस है ये एम्पिरिकल है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, एंड साइंटिफिक स्टडी यू आर कैरिंग थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए? आप किसी का इंटरव्यू करते हो, आप किसी से सवाल जवाब करते हो,
उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देते हो, उनको हम कहते हैं क्वेश्चनियर। आप किसी को खामोशी से ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्वेशन। आप सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हो या आप सैम्पलिंग करते हो। एक और चीज आती है, उसको हम कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल। तो ये जितने भी यहाँ पर मेंशंस मैंने किए हैं, दीज आर ऑलवेज नोन एज टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये सारी चीजें आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, आपने डेटा कलेक्ट करना है, पोस्ट एप्लीकेशन फायदा हुआ नुकसान हुआ, आप लद्दाख में लोगों से बात करोगे, जम्मू से लोगों में बात करोगे, श्रीनगर में लोगों से बात करोगे, डिफरेंट टेक्निक्स आप इस्तेमाल करोगे तो आपको डेटा आएगा डिफरेंट डिफरेंट। उस हिसाब से आपकी जो है वैलिड थ्योरी बन जाएगी, और वही होती है एम्पिरिकल स्टडी या साइंटिफिक स्टडी। तो जो आप टूल्स इस्तेमाल करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं आपने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है। तो ये फायदा हुआ है इन मॉडर्न अप्रोचेस का कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी भी सीख गए इसमें। तो इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके आप एक वैलिड साइंटिफिक थ्योरी देते हो मॉडर्न अप्रोचेस की वजह से। उसके बाद इसमें आता है, जब हम इसमें देखते हैं तो फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हैं, तो इस थर्ड स्टेज के दौरान इसमें चीजें देखी जाती है, व्हाट आर द मेन गोल्स जो हैं इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। फिर बात आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इसके गोल्स क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते हो, साइंटिफिक स्टडी तो आप करते हो, साइंटिफिक मेथड्स आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो आपके गोल्स रहते हैं वहां पर आप जो अडॉप्ट करते हो एज गोल्स, उसमें आती है तीन चीजें। PRC। PRC। PRC स्टैंड्स फॉर परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्रेसिशन, R स्टैंड्स फॉर रियलिज्म या रियलिस्टिक कहें या रियलिज्म कहें, C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अब देखिए यहाँ पे, जब हम कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करते हैं, दैट मीन्स एक प्रॉब्लम जो है यू आर एड्रेसिंग ऑल एरियाज या ऑल ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस। सो साइंटिफिक स्टडी जब आप इस्तेमाल करते हो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस आपका मेन एम रहता है, सो दैट एक प्रॉब्लम जो है आप उसको हर एक एंगल से देखो, उस प्रॉब्लम को आप हर एक एंगल से देखो। तो यू आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इज एवरी एरिया, ऑल ऑप्शंस यू आर एड्रेसिंग, सो दैट इज व्हाई कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाइज एज द गोल ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर दूसरी चीज आती है रियलिज्म। रियलिज्म सीधी सी बात है, इट बिलीव्स इन रियलिटी। रियलिटी को हम ट्रुथ भी कहते हैं। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की गोल्स में कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बाद आ जाता है रियलिज्म, दैट इज वेयर रियलिटी लाइज। तो रियल एस्पेक्ट्स को आप कवर करते हो, और ये रियलिज्म आपको कब हासिल होती है, जब आप मॉडर्न अप्रोचेस इस्तेमाल करते हो, साइंटिफिक स्टडी इस्तेमाल करते हो। तो वहां पर जब आप सर्वे करते हो, एब्रागेशन से फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो लोगों ने जो राय दे दी, लोगों ने जो वैल्यूज दिए, वही आप लिख रहे हो। आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज ऐड नहीं करते हो। अपनी वैल्यूज आप ऐड कहाँ करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोचेस को कहा जाता था वैल्यू लेडन, वैल्यू लेडन। तो मॉडर्न अप्रोचेस में आप रियलिटी के बहुत करीब रहते हो, तो रियलिज्म है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आपको आफ्टर एब्रोगेशन जो आपने सर्वे किया, उस हिसाब से आपको लद्दाख में कौन सी राय मिली, जम्मू में कौन सी मिली, श्रीनगर में कौन सी राय मिली, आप वही लिख रहे हो। तो आपको जो लोगों से वैल्यूज मिल रहे हैं ना, आप वही वैल्यूज लिख रहे हो। सो वैल्यू न्यूट्रल जो मॉडर्न अप्रोचेस है वो क्या है, वैल्यू न्यूट्रल। दैट मीन्स यहाँ पर आप अपने वर्ड्स उनके वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते, और वो चीजें जो अपने वर्ड्स आप इस्तेमाल करते थे, ऐड करते थे, वो आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस में इस्तेमाल करते थे। दैट इज व्हाई ट्रेडिशनल अप्रोचेस आर वैल्यू लेडन, एंड एज फार एज मॉडर्न अप्रोचेस आर कंसर्न, दीज आर ऑलवेज वैल्यू न्यूट्रल। तो वैल्यू न्यूट्रल है, जो रियलिटी है वही दे रहे हो, वही दिखा रहे हो आप। वेयर ऑथेंटिसिटी इज, सो रियलिज्म इसका दूसरा गोल है। और उसके बाद है प्रेसिशन। प्रेसिशन भी रियलिज्म के करीब है। अब हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं एक्चुअल।
एक्चुअल में क्या है, दैट इज प्रिसाइज, प्रेसिशन. सो प्रेसिशन, रियलिज्म एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, दैट इज PRC. These are the goals of comparative politics by utilizing scientific study or systematic study. उसके बाद जब हम देखते हैं फाइनल में इस स्टेज के, फिर एक चीज़ यहाँ पर मतलब कंक्लूड होती है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है, हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं, हम इसमें सिमिलरिटीज देखते हैं, हम इसमें मेरिट्स देखते हैं, डिमेरिट्स देखते हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट सिस्टम की एग्जांपल दे सकते हैं जब हम ये चीज़ें इनके बीच कंपैरिजन करेंगे, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सिमिलरिटीज. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात यहाँ पे है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, दैट इज रेगुलरिटीज. दैट इज रेगुलरिटीज. हर एक सिस्टम में जो रेगुलरिटीज है ये दो तरह की होती है. टू टाइप्स ऑफ रेगुलरिटीज. नंबर 1 इज पॉलिटिकल प्रोसेस, नंबर 2 इज पॉलिटिकल एक्टिविटी. पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी. जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं, इंडिया में कितनी सेशंस होते हैं साल में? 3 सेशन. BMW, बजट सेशन, मूनसून सेशन, विंटर सेशन. तो जब भी ये सेशंस पार्लियामेंट या असेंबली के होते हैं, वहां क्या बनते हैं? बिल्स पास होते हैं. बिल्स पास हुई तो बनते क्या हैं? लॉज बनते हैं. तो ये बिल्स का बनना, लॉज बनना, ये आता है किस में? ये आता है पॉलिटिकल प्रोसेस में. पॉलिटिकल प्रोसेस में. अब बजट, मूनसून, विंटर, BMW को छोड़ के ये पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब रेगुलर रहती है, बिल्स भी होती है पास, लॉज बनते हैं इन सेशंस के दौरान. सो ये रेगुलरिटीज में आता है. और रेगुलरिटीज में ये तो कंसिडर की जाती है पॉलिटिकल प्रोसेसेस. इन पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर रेगुलरिटीज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी आती है. और जब हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वहां पे क्या बात होती है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आती है फॉर्मिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर्मिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप, formation of any union, participate in voting. पार्टिसिपेट इन वोटिंग के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये भी आता है अवेयरनेस रिगार्डिंग चैलेंजेस लाइक कोविड. आप फैला रहे हो, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है. आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन में हिस्सा लेते हो या इजलास में हिस्सा लेते हो, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आती है. सो टू कंक्लूड, हर एक सिस्टम में रेगुलरिटीज पाई जाती है. और रेगुलरिटीज दो तरह की होती है, एक होती है पॉलिटिकल प्रोसेस और दूसरी होती है पॉलिटिकल एक्टिविटी. तो पॉलिटिकल प्रोसेस हमेशा सेशंस में होती है, इन द फॉर्म ऑफ पैसेज ऑफ बिल्स, इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग ऑफ लॉज. और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये या तो पॉलिटिकल पार्टी बनानी हो, प्रेशर ग्रुप बनाना हो, कोई भी यूनियन ज्वाइन करना हो, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना हो, अवेयरनेस आपने लोगों को देनी हो किसी चैलेंज या किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, और आप कैंपेनिंग करते हो, पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लेते हो, वो आते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में. तो इस तरह से ये तीसरा स्टेज है, इसमें मल्टी डायमेंशनल बातें आती हैं, मल्टी डायमेंशनल इसमें पॉइंट्स आते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी हो या उनको रिप्लेस करना फिर मॉडर्न अप्रोचेस से या डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट से या एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 193 पॉलिटिकल सिस्टम से, या इसमें गोल्स भी आते हैं लाइक PRC, प्रेसिशन, रियलिज्म एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस. और सबसे बड़ी बात, यूसेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. और ये साइंटिफिक मेथड्स हम तमाम मॉडर्न अप्रोचेस को कहते हैं. और वहाँ पर आप जो इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हो, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच को एम्पिरिकल अप्रोच माना जाता है, क्योंकि आप इन मॉडर्न अप्रोच की वजह से एक वैलिड जो है उसको हम कहते हैं वैलिड एक साइंटिफिक थ्योरी देते हो, जो हम प्रूव भी कर सकते हैं, जो इमेजिनेशन से काफ़ी दूर नहीं रहती है, बल्कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट होती है. इमेजिनेशन में आप बातें करते हो, वो तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात है, फिलोसफिकल अप्रोच की बात है, वहाँ रियलिटी से आप खासे दूर होते हो. लेकिन मॉडर्न अप्रोचेस जो है, वहाँ पर आप बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हो, रियलिटी के बिल्कुल आप करीब रहते हो.